हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 5 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, उसका एमसीक्यू भी देख चुके थे, है ना। आज हम लोग 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग का ये न्यू चैप्टर है। आज 6 नंबर चैप्टर जो रहेगा, ठीक है। आज हम लोग 6 नंबर चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, जो 6 नंबर चैप्टर उसका नाम है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करा जाए। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपने वीडियो का लाभ उठा पाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, हर कमेंट में जो भी सुझाव हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है फ्रेंड। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियोज़ है उसका जो एमसीक्यू कराते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड हो जाएगा। आपको पीडीएफ जो आपको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम टेक्निकल आईटीआई है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये 6 नंबर चैप्टर है। यहाँ पे अध्याय 6, ठीक है। आपको 6 नंबर चैप्टर देखने को मिल रहा है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए चैप्टर है, चैप्टर का नाम देख लीजिए, वैद्युतिक केबल्स एंड सोल्डरिंग, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग हम लोगों का चैप्टर है, ठीक है। आज हम इसी चैप्टर को देखेंगे। तो गाइस, किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? इंट्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हम लोगों को 6 नंबर चैप्टर में जो है क्या क्या पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है हेडिंग डाल लीजिए परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन। देखिए, विद्युत धारा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगम परिचालन के लिए तार केबल्स की आवश्यकता पड़ती है। तार केबल में प्रायः विद्युत चालन के लिए चालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, एवं इसकी सुरक्षा हेतु बाहरी आवरण पर अचालक पदार्थों की परत चढ़ाई जाती है, और तार और केबलों के द्वारा ही विद्युत धारा को विद्युत उत्पादन केंद्र से दूसरे सब स्टेशन तक जो है विद्युत सब स्टेशन से विद्युत वितरण लाइनों के माध्यम से उपभोक्ता तक और उपभोक्ताओं के भवन के मीटर्स एवं मुख्य स्विच के माध्यम से वैद्युतिक साधनों एवं मशीनों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। जो भी है इलेक्ट्रिसिटी का एक सिस्टम में रखा गया है, ठीक है। जनरेशन करने के बाद सब स्टेशन से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से उनके मीटर तक का सर्विस लाइन, फिर सर्विस लाइन से आपके जो होम्स अप्लाइंस है वहाँ के उसके स्विच सॉकेट के पास, उसके बाद फिर वहाँ से आपका जो है जो आपका लाइट है, मशीन है, वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। ये चीज़ बताया गया है आपको। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पैराग्राफ क्या है। विद्युत उत्पादन केंद्रों में अल्टरनेटर, यहाँ से देखिएगा, विद्युत उत्पादन केंद्रों में अल्टरनेटर को मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर के संयोजित करने उद्योगशालाओं को वितरक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से संयोजित करने तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में विद्युत शक्ति के वितरण के लिए मुख्यतः भूमिगत केबल्स को जो वरीयता प्रदान की जाती है। अतः इस अध्याय में केबलों के अतिरिक्त सोल्डरिंग का वर्णन भी दिया गया है, ठीक है। वैद्युतिक पदार्थों के निर्माण तारों एवं विभिन्न अवयवों को जोड़ने में सोल्डरिंग प्रक्रम विशेष भूमिका निभाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तारों तथा अन्य धात्विक टुकड़ों के जोड़ों को सोल्डरिंग प्रक्रम द्वारा जो है स्थापित प्रदान किया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में जो है हम लोगों को सोल्डरिंग के बारे में भी पढ़ना है, वायर्स और केबल्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए,
हम लोगों का जो है अगला टॉपिक है, देखिए क्या है, वैद्युतिक तार यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला विद्युतीय कटाक्ष वाला नगण्य अथवा आवरण युक्त चालक तार कहलाता है। ठीक है, एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों से बने एक बड़े चालक के प्रत्येक तार कोर कहलाता है। जो के बाद मल्टी कोर केबल में प्रत्येक कोर के अचालक आवरण का रंग भिन्न भिन्न रखा जाता है। ठीक है, एक से अधिक तारों को आठ कर बनाया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। देखिए, अधिक तार को, एक से अधिक तार को इस तरीके से ऐंठ कर एक दूसरे के ऊपर और उसे बनाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड वायर बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर कहलाती है। देखिए, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में विभिन्न स्टैंडर्ड कोड तार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक मशीनों में विभिन्न स्टैंडर्ड कोर तार प्रयोग किए जाते हैं। नीचे 3, 7 व 19 स्टैंडर्ड वाले कोड दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है 3 कोड का जो आपको 3 जो है वायर को जो है मोड़ करके ऐड करके जो दिखाया जाता है, 3 कोड स्टैंडर्ड में दिखाया इस तरीके से दिखेगा। 7 कोड स्टैंडर्ड में इस तरीके से आपको वायर देखने को मिलेगा और 19 कोड स्टैंडर्ड में इस तरीके से वायर आपको देखने को ऐड करके बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया, चित्र में दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे देखिए, एक टिप्पणी में यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, उसको देख लीजिए। प्रत्येक तार अथवा केबल चालक होते हैं, परंतु प्रत्येक चालक कोड अथवा केबल नहीं होते। ठीक है, प्रत्येक चालक कोड जो होता है वो केबल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे बस बार चालक है लेकिन केबल नहीं है, तो परंतु तार अथवा केबल नहीं है। ठीक है, जो बस बार जो नहीं तो तार है और नहीं केबल है। ठीक है, लेकिन वो कंडक्टर है। देखिए अभी क्या है, बस बार एक लंबा आयताकार कटाक्ष वाला चालक कहलाता है। ठीक है, वो जो है पैनल में यूज होता है, पैनल में लगा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से हम लोगों का पॉइंट है, वैद्युतिक तार के प्रकार, इलेक्ट्रिसिटी के जो है वायर जो होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स हम लोगों को देखना है। तो देखिए क्या है, वो पॉइंट देखते हैं। क्या है, वैद्युतिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले तार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक नंबर में देख लीजिए क्या है यहाँ पे, नांगा तांबे का तार। ठीक है, नांगा तांबे का तार जो एक नंबर पॉइंट है। तो देखिए क्या है, यह कठोर खींचा गया यानी कि हार्ड ड्रावन तांबे का नांगा तार होता है। इसे वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए इस पर प्रायः टीन को आलेपित कर दिया जाता है। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में 14 या 16 SWG का तार तथा ओवरहेड लाइन में 6 या 8 SWG का तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है यहाँ जो है हम लोग घरेलू वायरिंग के लिए 14 से 16 SWG तार तथा ओवरहेड लाइन में 6 से 8 SWG तार। अब आपको तो माइंड में चल रहा होगा कि घर में हम लोग 14 से 16 SWG करते हैं और ओवरहेड लाइन में 6 से 8, जबकि ओवरहेड लाइन में मोटा होना चाहिए। तो हाँ गाइस, बिल्कुल तो कहिएगा कि ओवरहेड लाइन में अगर कर दें तो फिर 6 से 8 तो ये तो 14 और 16 से कम है। तो बिल्कुल इसमें क्या होता है, SWG में क्या होता है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, पिछले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ा चुके हैं कि SWG के जितना नंबर बढ़ेगा उतना वायर की मोटाई उसकी उल्टी होती है। ठीक है, नंबर बढ़ेगा तो मोटाई घटेगी और नंबर घटेगी तो मोटाई बढ़ेगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से इसमें 14 और 16 वो पतला वायर हो जाएगा, वहीं पे आपका 6 और 8 जो है मोटा वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, देखिए SCSR तार। SCSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, को हम लोग SCSR वायर बोलते हैं। ठीक है, यह तार 6-8 एल्युमिनियम के तारों के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, तांबे के तार महंगे होने के कारण वर्तमान समय में ओवरहेड लाइनों में इन्हीं तारों का तारों का उपयोग जो है
उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तांबा जो होता है वो महंगा होता है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम भारत में प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हाँ आगे देखिए क्या है। इस प्रकार के तार के बीच में स्टील का तार होने के कारण यह अधिक मजबूत और झोल सहने वाला होता है। ठीक है, ये जो होता है ये अधिक मजबूत और झोल सहने वाला होता है। क्या, स्टील का जो तार होता है, तांबे का वायर जो होता है, कॉपर का सॉरी एल्युमिनियम वायर के जो बीच में स्टील वायर लगाते हैं हम लोग, वो जो है अधिक झोल यानी कि लचीलापन जो होता है, वो जो है सैग जो बनता है उसे ये झेल लेता है, सह लेता है। ठीक है, इसलिए बीच में स्टील वायर लगाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या आपका 3 नंबर में है जीआई तार। ठीक है, जीआई तार जो होता है, जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तार मतलब वायर, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर यानी कि जीआई वायर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये क्या होता है देखिए, अगला पॉइंट है जीआई तार। ठीक है, तो देखिए क्या है, यह लोहे की तारों को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। ठीक है, लोहे के तार को जो है गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है। तांबे की अपेक्षा लोहे का जो है तांबा जो होता है वो लोहा से 8 गुना अच्छा होता है। ठीक है, सस्ता और मजबूत होने के कारण टेलीफोन लाइनों और अधिक अर्थिंग लाइनों में 6 या 8 SWG का जीआई तार प्रयोग किया जाता है। जो लोहे का जो वायर होता है वो 6 या 8 SWG का हम लोग उपयोग करते हैं अर्थिंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या है। इसके अतिरिक्त स्टेट तार के रूप में भी जो है जीआई स्टैंडर्ड तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग इसका जो है एक जो मतलब स्टैंडर्ड के रूप में ही हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज तार के बारे में देख लीजिए। 4 नंबर पॉइंट है फ्यूज तार क्या होता है। वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाले मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त तांबे एवं एल्युमिनियम के तार भी फ्यूज तार के रूप में बनाया जाता है, फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो है तांबे का तार या एल्युमिनियम का तार भी हम लोग फ्यूज तार के रूप में उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, और फ्यूज तार जो है बनाया भी जाता है इसी का। ठीक है, और भी बनाया जाता है। देखिए अगला पॉइंट है आपका 5 नंबर पॉइंट है यूरेका। ठीक है, यूरेका वायर के बारे में बताया गया है। देखिए क्या है यूरेका तार। 60% तांबा और तथा 40% निकल धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार यूरेका तार कहलाता है। ठीक है, यूरेका तार जो होता है 60% तांबा और 40% निकल से मिल करके बना होता है। ठीक है, ये जो है नंगा तार होता है, यूरेका तार कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। इसका उपयोग प्रतिरोध तथा रिहोस्टेट आदि बनाने के लिए भी हम लोग करते हैं। यूरेका वायर का जो है प्रतिरोध बनाने के लिए भी करते हैं, और किसके लिए करते हैं इसको हम लोग, रिहोस्टेट बनाने के लिए यानी कि एडजस्टेबल बनाने के लिए भी, एडजस्टेबल प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है, नाइक्रोम तार। नाइक्रोम तार के बारे में देखिए। यह नाइक्रोम तार जो है 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम धातुओं से जो है तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार नाइक्रोम तार कहलाता है। ठीक है, ये जो है इसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनाया जाता है। ये जो है इसे जो नाइक्रोम कहलाता है। ठीक है, इसका जो है उपयोग नंगे तार यानी कि नाइक्रोम तार कहलाता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, टेस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं नाइक्रोम वायर का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है आप लोग, अगला पॉइंट है वैद्युतिक चालकों के प्रकार। वैद्युतिक चालकों में जोड़, ये आपका अगला पॉइंट है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। किसी चालक अर्थात तार केबल की लंबाई बढ़ाने अथवा किसी मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन में से शाखा लाइन निकालने के लिए अन्य चालक में जोड़ लगाया जाता है। जोड़ ऐसा होना चाहिए कि वह अच्छे विद्युत संयोजन के साथ ही लाइन को पर्याप्त यांत्रिक शीघ्रता भी प्रदान करे। ठीक है, तार केबल में लगाए गए
केबल में लगाए गए जोड़ को कई प्रकार से जो है तैयार किया जा सकता है। जोड़ की कीमत तार केबल की मोटाई प्रयोजन पर निर्भर करता है, करती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग अगला पॉइंट है, सॉरी अगला लाइन है, ओवरहेड वायरिंग तथा घरेलू वायरिंग में वायरिंग में निम्नलिखित प्रकार के जोड़ प्रचलित है। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के जोड़ जो है प्रचलित है, अलग अलग कौन कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, तो एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है इसमें आठा हुआ जोड़। ठीक है, ट्विस्ट जॉइंट बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ट्विस्ट जॉइंट हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आठा हुआ जोड़। ठीक है, तो गाइज ये ट्विस्ट जॉइंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों अथवा केबल के चालकों को आपस में ऐंठ कर उनके समापक सिरों को जो है जोड़ की ओर मोड़ दिया जाता है। नीचे चित्र में देखें। इस प्रकार का जोड़ ओवरहेड लाइन के खंभों के ऊपर स्थापित इंसुलेटर्स पर लगाया जाता है, लाइन के मध्य में नहीं। ठीक है, लाइन के बीच में इसका मतलब उपयोग नहीं किया जाता, इंसुलेटर पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे पिग टेल जोड़ अथवा रेड टेल जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग पिग टेल जोड़ भी कहते हैं, ट्विस्ट जॉइंट भी कहते हैं, और हम लोग इसे ही रेड टेल जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये तीनों नाम इसी का है। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। देखिए नॉर्मली इस तरीके का जॉइंट जो हम लोग जो है घर पे भी करते हैं। ठीक है, एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ते हैं, इसी तरीके से मोड़ के उसको आड़ देते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आठा हुआ जोड़, यानी कि पिग टेल जॉइंट या ट्विस्ट जॉइंट, या इसे रेड टेल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे मैरिड जोड़। ठीक है, मैरिड जॉइंट किसे कहते हैं उसके बारे में देखिए इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरे अथवा केबल के चालकों को आपस में एक दो ऐंठ देने के बाद समापक सिरों के विपरीत दिशा में पलट दिया जाता है। नीचे चित्र में देखें। इस जोड़ का उपयोग सीधी लाइन में किया जा सकता है, परंतु लाइन में अधिक तन्य दाब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधे जोड़ भी कहते हैं इसे, जो हम लोग सीधा यानी कि यहाँ पर दिया गया स्टैंडिंग जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंड जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। इसका जो है बहुत ज़्यादा जहाँ तनाव होता है वहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, नॉर्मली तनाव हो इससे इसको जॉइंट कहते हैं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से ट्विस्ट करने के बाद, यहाँ पर देखिए ट्विस्ट करने के बाद इधर वाले वायर को इसके ऊपर वाइंड किया जाता है और इधर वाले को इसके ऊपर वाइंड किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे मैरिड जॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। देखिए टी जॉइंट। ठीक है, ये सब तो हम लोग भी अच्छे से जानते हैं। देखिए टी जॉइंट, इसके बारे में देख लीजिए। इस प्रकार के जोड़ के स्थान से मुख्य केबल अचानक ही छीला जाता है और दूसरे केबल के चालकों को जोड़ के दोनों ओर पलट दिया जाता है। नीचे चित्र में देखें। इस जोड़ को तैयार करने के लिए पृथक चालक तार भी दोनों जोड़े जाने वाले सिरों पर लपेटा जा सकता है। इस जोड़ का प्रयोग मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन से शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे जो हम लोग मुख्य आपूर्ति लाइन से शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं टी जोड़। ठीक है, इस तरीके का टी जॉइंट दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या होता है कि जैसे दो लाइन आपस में जा रहा है इस तरीके से, तो इस पर ट्विस्ट करके हम लोग एक वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे टी जॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है आपका, ब्रिटानिया जोड़। ठीक है, ब्रिटानिया जोड़ किसे कहते हैं, देखिए ब्रिटानिया जोड़ किसे कहते हैं उसके बारे में समझ लीजिए एक बार। इस प्रकार के जोड़ में तारों अथवा केबलों के चालकों को एक दूसरे के
समानांतर, एक दूसरे के समानांतर व सटाकर रखा जाता है और समापक सिरों को समकोण पर मोड़ दिया जाता है। अब दोनों तारों पर एक तीसरा तार जो है लपेट कर जोड़ तैयार किया जाता है, जैसा कि अगले चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए क्या है, एक जोड़ यह जोड़ मजबूत होता है और ओवरहेड पर लाइन का तन्य दाब सह सकता है। ठीक है, इसको जो है अधिक दाब भी हम लोग सह सकते हैं। एक वायर को इस तरीके से लेके जाते हैं, एल बना देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ साइड में बताते हैं, इस तरीके से लेके जाते हैं, इस तरीके से मोड़ देते हैं और दूसरा वायर को इस तरीके से मोड़ करके इसे लेकर के जाते हैं। ठीक है, और एक अलग से एक वायर लेकर के यहाँ से हम लोग वाइंडिंग इस पर कर देते हैं, इस तरीके से वाइंडिंग कर देते हैं ताकि ये बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो है कितना क्या है, जो यहाँ से देखिए डी का 20 से 25 गुना होता है। ठीक है, ये जो मुड़ा हुआ है जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 20 से 25 राउंड इसको हम लोग मोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है तीसरा पतला तार जो होता है उससे बाइंड किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटानिया जोड़। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट है ब्रिटानिया टी जोड़। ठीक है, देखिए क्या है, ब्रिटानिया टी जोड़। इसको ये क्या है, कैसे काम करता है, देखिए ब्रिटानिया टी जोड़ यह है सर्विस लाइन के लंबवत विद्युत ऊर्जा के अंतः निकासन के लिए ओवरहेड लाइनों में इस जोड़ का उपयोग किया जाता है। चित्र में ब्रिटानिया टी जोड़ दर्शाया गया। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो एक वायर इस तरीके से सीधे जाते हैं। ठीक है, और वो दूसरा वायर इस तरह लेकर के इस तरीके से मोड़ देते हैं और ये निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक पतला तार से सैंपल उसी तरीके से इस तरीके से वाइंड करने के बाद और निकाल लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटानिया टी जोड़। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यह भी एक तन्य दाब सहने वाला जोड़ है। इसमें तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग भी सिरों पर लाइन में जो है किया जाता है। इसको भी सिरों पर लाइनों में किया जाता है, मतलब कि ओवरहेड लाइन में इसका भी उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि एक वायर को मान लीजिए कि ये वायर है, इस तरीके से वायर आता है और एक इधर से आया। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा आगे, और क्या करते हैं इसको यहाँ से वाइंड कर देते हैं इस पर। ठीक है, ये इस तरीके से, और इसको हम लोग यहाँ पे वाइंड कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इसको ऐड करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। इसी को जो हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, एस्कार्फर्ड जोड़। ठीक है, एस्कार्फर्ड जोड़ किसे कहते हैं उसको देखिए क्या है। इस जोड़ का उपयोग कम तन्य दाब सहने वाले सिंगल चालकों में होता है। इसका प्रयोग भवनों की अंदर की वायरिंग में अर्थात चालकों में किया जाता है। ठीक है, निम्न चित्र में जो है एस्कार्फर्ड जोड़ दर्शाया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, एक वायर को हम लोग लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, और दूसरा वायर इस तरीके से जो है तिरछा एक एंगल बना करके, और इसके ऊपर एक अलग एक्स्ट्रा वायर से इसमें वाइंड कर देते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं घर में, हाउस वायरिंग में करते हैं। ठीक है, ये जो है अधिक दाब नहीं सह सकता है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा तन्ने इसका ओवरहेड लाइन में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अदरवाइज तार टूट सकती है। ठीक है, चलिए अगला 8 नंबर पॉइंट देख लीजिए। अगला 8 नंबर पॉइंट क्या है, टेप जॉइंट। टेप जॉइंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए 2 mm तक मोटाई वाले एकल चालकों में बिना किसी तीसरे तार की ये जोड़ निम्न प्रकार से होते हैं। सहायता से तैयार किया गया जोड़ टेप जोड़ कहलाता है। इस प्रकार के जोड़ केबल या तारों को ऐंठ कर तैयार किया जाता है। ठीक है, वैसे हम लोग बोलते हैं टेप जोड़। ठीक है, टेप जोड़ कैसा दिखता है आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए टेप जोड़ कुछ इस टाइप का ही दिखाई देता है आपको भी। ये क्या है, देखिए 1 नंबर पॉइंट में है सामान्य टेप जोड़। इस टाइप का ही दिखाई देता है आपका टेप जोड़। ठीक है, देखिए सामान्य टेप जोड़ क्या होता है। देखिए इस जोड़ का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ तन्य प्रतिबल उपस्थित हो। ठीक है, जहाँ तनाव उपस्थित हो। ठीक है, आगे देखिए इस जोड़ को शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है। सोल्डरिंग करने पर यह जोड़ और भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, चित्र में सामान्य
टैप जोड़ दर्शाया गया है। ठीक है, देख लीजिए चित्र में सामान्य टैप जोड़ दिखाया गया जो है इस तरीके से दिखता है। ठीक है, एक सीधा वायर होता है सिंपली इसमें भी, और दूसरे वायर को लेकर के ये जो वायर इस पर इस तरीके से ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस पर सोल्डरिंग करने से क्या हो जाता है, ये और मजबूत हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग सामान्य टेप जोड़ कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है एरियल टेप जोड़। ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, एरियल टेप जोड़ किसे कहते हैं उसको देख लीजिए। इस प्रकार के जोड़ में केबल इस प्रकार के जोड़ में केबल के सिरे या चालकों को आपस में लपेट कर तथा समापक सिरा खुला रहने दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। उचित गति वाले चालकों में एरियल टैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है। यह जोड़ मुख्यतः लघु धारा परिपथों में प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, ये जो है एक वायर इस तरीके से होता है, दूसरा इस पर वाइंड कर दिया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पिगटेल जोड़। ठीक है, और ये जो है आपका जो है एरियल टैप जोड़ कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर पॉइंट देखिएगा क्या है, गांठ युक्त टैप जोड़। ठीक है, इसे देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसकी संरचना वैसे तो सामान्य टैप जोड़ के समान ही होती है, परंतु इसमें एक समापक सिरे पर एक गांठ लगा देते हैं। नीचे चित्र में देखें, इन परिपथों में जिनमें तन्य प्रतिबल अधिक होता है, गांठ युक्त टैप जोड़ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, परंतु इस जोड़ का एक प्रमुख दोष यह है कि इसे सोल्डरिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें हम लोग सोल्डरिंग नहीं करते। देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से एक गांठ यहाँ पे दिख रहा होगा, एक गांठ बनाया हुआ है, एक गांठ बना करके उसके ऊपर टैपिंग कर देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं गांठ युक्त टैप जोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9 नंबर पॉइंट क्या है, क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़। ठीक है, यह है क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़ क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़ में जोड़े गए तारों के ऊपर तीसरे तार को लपेट दिया जाता है तथा समापक सिरों पर दोहरी गांठ लगा दी जाती है। यह जोड़ निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं देख लीजिए। 1 नंबर में है, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, 1 नंबर में आपका डबल क्रॉस टैप जोड़। देखिए डबल क्रॉस टैप जोड़ किस तरीके कैसे हो, क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए क्या है, चित्र में डबल क्रॉस टैप जोड़ दर्शाया गया। यह जोड़ दो सामान्य टैप जोड़ का जो है संयोजन है। ठीक है, इसमें चालक के मध्य 2 अन्य चालकों को जो है जोड़ कर ले जाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक वायर को जो हम लोग इस तरीके से जैसे देखिए सीधा वायर है, यहाँ देखिए इस तरीके से वायर होता है, इसे हम लोग इस तरीके से वाइंड करते हुए एक वायर इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग इधर से इस तरीके से वाइंड करते हुए उधर निकाल लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं जो है डबल क्रॉस टैप जोड़। ठीक है, ये डबल क्रॉस हो गया ना यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डबल क्रॉस हो गया, एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये, इसीलिए इसको डबल क्रॉस टैप जोड़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है इसका, अगला है यहाँ पे देख लीजिए क्या है, दूसरा पॉइंट है इसका डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़। ठीक है, इसे देख लीजिए यह क्या है, डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ में यह जोड़ वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर 2 चालक तारों का एक समय अतः निष्कासन होता है। नीचे चित्र में दर्शाया गया है। देखिए ये इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। इसमें ज्वाइंट किस तरीके से होता है, सिंपली एक वायर होता है और 2 वायर को हम लोग लेके जाना है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से वाइंड करते हुए एक वायर को लेके जाते हैं, फिर दूसरा वायर को इसी तरीके से वाइंडिंग इसी पे कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ले करके इसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इस तरीके से इधर से आएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे क्या है, चालकों को जो है जोड़ते समय सावधानी है। देखिए बिल्कुल चालक को हम लोग कहीं भी कनेक्शन कर रहा था उसको सावधानी क्या रखना चाहिए उसे देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट देखिएगा, इंसुलेशन हटाते समय चालक पर खरोंच ना आए, इसके लिए इंसुलेशन को पेंसिल छीलने की तरह हटाएं। ठीक है, पेंसिल जिस तरीके से छीलते हैं आप लोग उसी तरीके से इंसुलेशन हटाएं, ताकि जो है कंडक्टर पे जो है
वो तार पर जो है कोई खरोच ना है, ठीक है। बस इस तरीके से तार सेफ रहेगा, अदरवाइज खरोच आने के कारण टूट भी सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है देखिए दूसरे नंबर में, तारों को जोड़ते समय टर्न नज़दीक तथा मजबूत होनी चाहिए। तारों को हम लोग जो जोड़ेंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से जो वाइंड करते हैं, जो टर्न जिससे मारते हैं, वो क्या होता है नज़दीक होना चाहिए, ज़्यादा दूर दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टाइटली होना चाहिए, मजबूत से होना चाहिए, ठीक है। अगला 3 नंबर पॉइंट क्या है देख लीजिए, क्या है, तार यदि एल्युमिनियम चालक का हो तो जोड़ लगाते समय उसे अधिक नहीं मोड़ना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम का तार हो तो उसको जो है अधिक जो है मोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो टूट जाता है, ठीक है। इसलिए एल्युमिनियम तार को आवश्यकता अनुसार ही हम लोग मोड़ करके और कनेक्शन ज्वाइंट जो हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए केबल, ठीक है। केबल्स के बारे में देख लेते हैं, देखिए क्या है, एक अथवा कई एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला आवरण युक्त तार केबल कहलाता है, ठीक है। एक अथवा कई ऐंठे हुए तार वाले आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। समझ रहे हैं आप लोग, एक ही होता है लेकिन उसके अंदर कई ऐंठ करके जो तार युक्त करके और उसके ऊपर आवरण लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, केबल तार भी सिंगल या स्टैंडर्ड कोर के हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल या स्टैंडर्ड कोर बोले तो जैसे कि एक वायर होता है जिसमें इस तरीके से कई वायर को ऐड करके बनाया जाता है, उसको हम लोग जो है केबल बोलते हैं। और एक देखिएगा सीधा सीधा मोटा वायर होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड वायर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये इंसुलेशन के जो है इंसुलेशन के अग जो है अंतर्गत आने वाले संपूर्ण चालक के जितने पृथक पृथक इंसुलेशन होंगे उतनी ही जो कोड की केबल कहलाएगी, ठीक है। इसमें जितने अलग अलग इंसुलेशन होंगे उतने ही कोड की केबल कहलाती है। सामान्यतः अचालक आवरण युक्त तार को केबल कहते हैं, ठीक है। आवरण युक्त जो भी तार होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, केबल कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, केबल की संरचना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अगला पॉइंट हम लोग केबल की संरचना, चलिए देख लेते हैं हम लोग। केबल की संरचना में मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, देख लीजिए आगे। पहला भाग जो होता है उसे कोर कहेंगे, ठीक है। देखिए कोर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। केबल का वह चालक भाग जिसमें केबल का वह चालक भाग जिसमें एक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोर कहलाता है, ठीक है। जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाह होती है उसे जो है कोर कहते हैं, ठीक है। कोर कहलाता है। कोर एल्युमिनियम अथवा तांबे के तारों को ऐंठ कर बनाई जाती है। इसमें तारों की मोटाई एवं संख्या विद्युत धारा वाहन क्षमता के अनुरूप रखी जाती है। जैसे कि हम लोग जितने कोड की केबल की जितने लोड की आवश्यकता हो उसके अनुसार हम लोग केबल का जो है चॉइस करते हैं, जो चूज करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सामान्यतः केवल 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर अथवा 3.5 कोर वाले बनाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के हम लोग कोड डिजाइन किए होते हैं, ठीक है। आपको मार्केट में अलग अलग टाइप के कोड मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा अचालक आवरण, ठीक है। कोड के बाद दूसरा जो यूज होता है उसके ऊपर अचालक आवरण यूज होता है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, देखिए क्या है, प्रत्येक कोड के ऊपर कागज कैम्ब्रिक अथवा वार्निश युक्त कागज का आवरण होता है, ठीक है। केबल के अचालक आवरण में कैम्ब्रिक की गई परतें लपेटी जाती है। उच्च श्रेणी के केबल में अचालक परतें के बीच जो है पेट्रोलियम जेली की परत भी लगाई जाती है। जो अधिक जो होता है पावड़ वाला केबल उसमें जो है पेट्रोलियम जेली भी डाली जाती है परत बनाने के लिए, ठीक है। उसके आगे देखिए, जिससे कई अचालकता बढ़ जाती है, जिससे जो है इसकी अचालकता जो है बढ़ जाती है, ठीक है। अचालक आवरण की मोटाई केबल द्वारा वहन की जाने वाली विभव पर निर्भर करता है, ठीक है। हम लोग यूज किस करते हैं उसके ऊपर जो है तो उसका जो है निर्भर करता है, ठीक है, इंसुलेशन, ठीक है। अगला देखिए, अगला 3 नंबर पॉइंट है आपका क्या है, धात्विक कवच यानी कि मेटलिक शीट, ठीक है। उसके बारे में देखिए, यह कोर्स पर एक साथ पुनः एक कागज अथवा वार्निश युक्त कागज की मोटी परत चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर लेड अथवा लेड एलॉय की एक परत चढ़ाई जाती है।
यह धात्विक परत नमी को कोर तक नहीं पहुंचने देती। यह परत लेड के स्थान पर एल्युमिनियम की भी हो सकती है। ठीक है, लेड के स्थान पर एल्युमिनियम की भी ये हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका 4 नंबर पॉइंट है बेडिंग। ठीक है, बेडिंग क्या होता है उसके बारे में देखिए। धात्विक कवच के ऊपर फाइबर अथवा कागज से निर्मित पदार्थ अथवा जूट या बेडिंग काउंटर में डूबे टाट की परत चढ़ाई जाती है। यह परत धात्विक परत को यांत्रिक चोटों, खरोंचों आदि से बचाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या होता है देख लीजिए। यह गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से बनी कवच होती है जो केबल को यांत्रिक चोटों, दबाव आदि से सुरक्षित रखता है। यह कवच बेडिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। उच्च श्रेणी के केबल्स में यह कवच दोहरा भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, अधिक जो मतलब मोटा केबल होता है, अधिक जो पावर की केबल होती है उसमें हम लोग डबल भी आर्मरिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है देखिए सर्विंग क्या होता है उसके बारे में देखिए। आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ अथवा फाइबर कंपाउंड में डूबे जूट टाट की एक अंतिम परत चढ़ाई जाती है। उस प्रक्रिया को सर्वेइंग कहते हैं। ठीक है, जो कोड होता है उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है, उसको आर्मरिंग के ऊपर जो चढ़ाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए केबल का चयन। अगला आपका पॉइंट जो है वो है केबल का चयन। ठीक है, ये पॉइंट है, तो देखिए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केबल का चयन हम लोग को सिंपल है, लोड के अनुसार केबल का चयन करना चाहिए। तो देख लीजिए उसके बारे में थोड़ा दिखाया गया क्या है। वैद्युतिक वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले केबल्स का चयन वैद्युत धारा वहन क्षमता व उनके कटाक्ष क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, जो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है। इसमें पॉइंट है आपका 1 नंबर में है धातु की किस्म। ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए प्रत्येक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, अतः उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता भी भिन्न भिन्न हो जाती है। सिंपल है, उसका अगर प्रतिरोध जो है अलग होगा तो वहन क्षमता भी अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट देखिए क्या है अचालक की किस्म यानी कि टाइप ऑफ इंसुलेटर। कुछ अचालक पदार्थ तार में पैदा हुए ऊष्मा को वायुमंडल में फैला देते हैं, अतः केबल में प्रयुक्त अचालक पदार्थ उनके कार्यकारी तापमान को फलतः उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का अचालक भी होता है। कई ऐसे अचालक होते हैं जो हीट को जो है वातावरण में फैला देते हैं, उसे ठंडा कर देता है। कई चालक ऐसे होते हैं जो हीट को जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं और करंट की जो है चाल को जो है वहन क्षमता को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है केबल स्थापना विधि। जो केबल का स्थापना के बारे में बताया, केबल इंस्टॉलेशन मेथड। ठीक है, देखिए क्या है खुले वातावरण में उपस्थित केबल कंडक्ट आदि में उपस्थित केबल की अपेक्षा अधिक विद्युत धारा वहन कर सकते हैं, क्योंकि खुले वातावरण में स्थापित केबल्स की ऊष्मा वायुमंडल में फैलती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, यह है परिपथ में फेजों की संख्या। देखिए क्या है नंबर ऑफ फेज इन सर्किट। ठीक है, देखिए 3 फेज लाइन में 3 या 4 केबल अथवा 3 या 4 कोण वाले केबल प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार अधिक संख्या में केबल अधिक ऊष्मा पैदा करते हैं और केबल्स की विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। ठीक है, ये जो है क्या होगा, अगर जब अधिक ऊष्मा पैदा करेगी और उसका ऊष्मा जो है निकलने की रास्ता नहीं मिलेगा तो वो जो है क्या करेगा, जो है ऊष्मा पैदा करते हैं तो केबल की धारा वहन क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखिए सुरक्षा सामग्री की किस्म। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा सामग्री की किस्म देख लीजिए क्या है। वैद्युतिक परिपथ के लिए केबल्स का चयन करते समय उसमें प्रयुक्त होने वाले सुरक्षा साधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। वैद्युतिक परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षा साधन यानी कि फ्यूज के आधार पर IS
694 के अंतर्गत निम्न 2 प्रकार के सुरक्षा साधन निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ वाला पॉइंट आपका क्या है। क्रॉस एक्सेस विद्युत धारा क्षमता सुरक्षा साधन। ठीक है, क्रॉस एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन क्या है, उसके बारे में समझते हैं। क्या है, देखिए, इस प्रकार का फ्यूज निर्धारित लोड धारा मान के 1.5 गुना धारा मान पर लगातार 4 घंटे तक भी प्रचालित नहीं होता। ठीक है, सामान्य किटकैट फ्यूज अर्थात पिघलता नहीं है और परिपथ को जो है तोड़ता नहीं। सामान्य किटकैट फ्यूज इसी प्रकार का सुरक्षा साधन है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, क्लोज एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन। इस प्रकार का सुरक्षा साधन, ठीक है, अर्थात फ्यूज निर्धारित लोड धारा मान के 1.5 गुना धारा मान पर 4 घंटे में निश्चित रूप से प्रचालित हो जाता है। अर्थात फ्यूज पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। कार्टेज फ्यूज HRC फ्यूज आदि इसी के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं। जो कार्टेज फ्यूज होता है या HRC फ्यूज होता है, HRC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रैप्चरिंग फ्यूज होता है। ठीक है, हाई रैप्चरिंग करंट होता है। ठीक है, तो इसे जो हम लोग HRC फ्यूज का हम लोग उपयोग जो है अतिरिक्त जो इसका अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका यहाँ से क्या है, देखिए कारों की संख्या। ठीक है, कोरों की संख्या, नंबर ऑफ कोर्स क्या होता है उसके बारे में देखिए। केबल में कोरों की संख्या बढ़ जाने पर उसके चारों ओर का तापमान बढ़ जाता है और फलतः उसकी विद्युत वहन क्षमता घट जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है। अगला पॉइंट परिवेश का तापमान। ठीक है, परिवेश का तापमान के बारे में देख लीजिए क्या है। केबल के चारों ओर विद्यमान तापमान में वृद्धि होने पर उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। किसी केबल का रेटिंग फैक्टर 40 डिग्री तापमान पर इकाई होता है। 40 डिग्री के तापमान का मान अधिक हो जाने पर केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है, क्योंकि उसके रेटिंग फैक्टर का मान घट जाता है। विभिन्न तापमानों पर केबल्स के रेटिंग फैक्टर निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट में देख लीजिए क्या है, यहाँ पे क्रम संख्या है। दूसरा में यहाँ पे दिखाया गया है एम्बिएंट तापमान। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में इसका रेटिंग फैक्टर है और इधर इसका जो अलग अलग साइज दिखाया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या। देखिए क्रॉस एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन वाला केबल जो होता है इस तरीके के यहाँ पे इसका नंबर दे करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है। अगर क्लोज एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन वाले केबल। ठीक है, और तीसरा है आपका फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, ये अलग अलग दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट में क्या है, केबल अचालक। ठीक है, इसमें है केबल इंसुलेशन के बारे में देख लीजिए। केबल इंसुलेशन क्या होता है उसके बारे में, और उसके ऊपर किस तरीके से इंसुलेशन होती है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, उपयोग के आधार पर केबल इंसुलेशन में प्रयुक्त अचालक पदार्थ निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है देख लीजिए, एक मिनट। पहला पॉइंट देख लीजिए क्या है यहाँ पे, रबर। ठीक है, पहला पॉइंट है रबर। रबर का प्रयोग निम्न वोल्टेज वाले केबलों में किया जाता है। रबर प्रायः आर्द्रताग्राही होते हैं एवं उनका इंसुलेशन समय के साथ घटता है। ठीक है, रबर का जो है इंसुलेशन समय के साथ घटता है। इसके अतिरिक्त रबर उच्च तापमान सहने में समर्थ है, अतः इसका उपयोग उच्च वोल्टेज वाले केबलों में नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, वल्कनीट इंडियन रबर। ठीक है, वल्कनीट इंडियन रबर क्या होता है उसके बारे में देखिए। ये जो है प्राकृतिक रबर के कुछ यांत्रिक गुण जैसे प्रत्यास्थ ताप सहनशीलता आदि गुणों को बढ़ाने के लिए उसमें 1 से
से 5% गंधक के साथ जिंक ऑक्साइड मैग्नीशिया या लेथराज उत्प्रेरक की उपस्थिति में 130 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया वल्कनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अगला 3 नंबर पॉइंट क्या है देख लीजिए। 3 नंबर पॉइंट है संसेचित कागज। ठीक है, संसेचित कागज के बारे में देख लीजिए। संसेचित कागज को अचालक पदार्थ की भांति प्रयोग करने का लाभ यह है कि उसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य उच्च तथा धारिता न्यून होते हैं। इसके अतिरिक्त यह काफ़ी सस्ता होता है। अचालक पदार्थ की भांति प्रयोग करने से पूर्व इसे विद्युत अवरोधी तेल से जो है संसेचित किया जाता है। ठीक है, परंतु इस कागज़ को प्रयोग करने का केवल एक दोष यह है कि यह नमी को जो है अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिससे इसका इंसुलेशन घटता है। ठीक है, नमी को जो अवशोषित करता है, इसके कारण जो है इसमें जो है इसका इंसुलेशन जो क्षमता है वो घट जाती है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट आप लोग देख लिए। चलिए 4 नंबर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट क्या है देख लीजिए। 4 नंबर आपका पॉइंट है वार्निश कैम्ब्रिक। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है वार्निश कैम्ब्रिक के बारे में देख लीजिए। यह वार्निश लेपित टेप के रूप में संचेतित सूती कपड़ा होता है जिसे एम्पायर टेप भी कहते हैं। ठीक है, एम्पायर टेप भी कहा जाता है। ठीक है, इसे केबल पर लगाने के पश्चात उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, जिससे एम्पायर टेप की विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरलता से सरके। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह नमी शोषक होते हैं। ये जो है नमी शोषक होते हैं, जिस कारण इसके ऊपर शीशे का आवरण लगाना आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, यह देखिए यह एक थर्मोप्लास्टिक संश्लेषित रेजिन है। कुछ प्रमुख गुण जैसे उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च तापमान पर कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी आदि गुणों के कारण पीवीसी इंसुलेशन के लिए अचालक पदार्थों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए। यहाँ से क्या है केवल वल्कनिक जो है वल्कनिक बिटवीन क्या होता है देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है रबर की अपेक्षा सस्ता होने तथा नमी के प्रति अप्रभावित रहने के कारण इस पदार्थ को अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परंतु इस पदार्थ का एक विशेष दोष यह है कि यह 50 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान सहने में असमर्थ है। ये जो है वल्कनिक बिटवीन होता है, यह 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता। ठीक है, यह असमर्थ होता है उससे आगे टेम्परेचर को सहन करने में। ठीक है, तो जहाँ भी 50 डिग्री सेल्सियस से हमें कम की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। यह है गुट्टा पर्चा। ठीक है, गुट्टा पर्चा के बारे में देख लीजिए। ये क्या होता है ये देखिए रबर जैसा यह पदार्थ समुद्री केबलों में टेलीफोन संचार के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर जो केबल बिछाते हैं उसमें जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, गुट्टा पर्चा का ये जो है बहुत अच्छा इंसुलेशन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला क्या है एस्बेस्टस के बारे में देख लीजिए। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का सफ़ेद अथवा भूरे रंग के सिलिकेट होता है। ठीक है, केबलों में निम्न तथा मध्य वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग अचालकों के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट क्या है आपका। अगला पॉइंट है रेशम और सूत। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है रेशम और सूत, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आवश्यकता अनुसार इनकी एक या दो परतों का प्रयोग निम्न वोल्टेज के केबलों में अचालक पदार्थ की भांति किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत मापन यंत्रों तथा मोटर की वाइंडिंग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो हम लोग मोटर वाइंडिंग में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है इनामिल अचालक। ठीक है,
इनामील इंसुलेशन क्या होता है उसके बारे में देखिए। इनामील द्वारा प्राप्त अचालक सूते अथवा रेशम की अपेक्षा सस्ता होता है, परंतु इसके आसानी से फटने की संभावना होती है। ठीक है, सूती सूत तथा रेशम के समान इसका प्रयोग भी विद्युत मापन यंत्रों तथा मोटर की वाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। इसका लोग मोटर वाइंडिंग में अक्सर करते हैं नमील का, जो वाइंडिंग से वायर केबल जो वायर्स होते हैं ना, जो वाइंडिंग करने के लिए, जिसको आप लोग बोलते हैं कुंडली, तो उसके ऊपर जो है एनामिल का ही परत चढ़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जिसको कॉइल बोलते हैं, हम लोग कॉइल खरीदने जाते हैं ना मार्केट में वाइंडिंग करने के लिए, तो उसके ऊपर जो वार्निश से पहले जो इसके ऊपर जो कोटिंग क्या होता है, वो किसका कोटिंग होता है? एनामिल का कोटिंग होता है, एनामिल का ही परत चढ़ाया गया होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका देखिए, अचालक पदार्थों के गुण। ठीक है, अचालक पदार्थों के गुण के बारे में देख लीजिए क्या क्या गुण है अचालक पदार्थ में। तो देखिए क्या है, केबल इंसुलेशन में प्रयुक्त अचालक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित गुण होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा होना चाहिए देख लीजिए। पहला पॉइंट है आपका, अचालक पदार्थ का परावैद्युतिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। ठीक है, अचालक पदार्थ का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, अचालक पदार्थ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे प्रयोग करते समय उसका विद्युत रोधन न टूटे। ठीक है, ये जो है लचीला भी होना चाहिए, जिससे विद्युत रोधन न टूटे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है 3 नंबर में देखिए, अचालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, जिससे केबल में लीकेज ना हो सके। ठीक है, ये जो है अधिक उच्च होना चाहिए, जिससे केबल में कोई लीकेज ना हो, धारा लीकेज ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अचालक पदार्थ आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। ये जो है अचालक पदार्थ जो आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका 5 नंबर देख लीजिए, अचालक पदार्थ में प्रत्यास्था तथा तन्यता आदि यांत्रिक गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है तन्यतिक गुण होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो है तनाव का जो गुण होना चाहिए। ठीक है, यांत्रिक गुण होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अच्छा अचालक कहलाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका 4 नंबर पॉइंट आप देख लीजिएगा। 4 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, अचालक पदार्थ जो है अज्वलनशील होना चाहिए। जो आपका अचालक पदार्थ है वो अज्वलनशील होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, 6 नंबर पॉइंट है आपका, पदार्थ का तापमान प्रसार गुणांक होना चाहिए। ठीक है, पदार्थ का जो तापमान है प्रसार गुणांक होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, ये क्या है आपका, अचालक पदार्थ पर अम्ल अथवा क्षार आदि रासायनिक पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके जो अचालक पदार्थ है उसके ऊपर रासायनिक जो अम्ल तथा क्षार या आदि रासायनिक पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है, अचालक पदार्थ की विद्युतशीलता निम्न होनी चाहिए। जो अचालक पदार्थ होती है उसकी विद्युतशीलता निम्न होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है, अचालक पदार्थ बिना क्षति के उच्च तापमान सहने में समर्थ रहना चाहिए। जो अचालक पदार्थ है वो अधिक तापमान सहने वाला होना चाहिए बिना कोई नुकसान का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अगला पॉइंट है आपका केबल के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ केबल्स। ठीक है, तो गाइस आप लोग इस वीडियो को यहीं तक आज रहने देते हैं, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो अक्सर देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लाइक करने से क्या होगा गाइस, कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लाने में मदद मिलेगी। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें बताइए, हम उसको सही करेंगे, आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI करके है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।